नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डेली चतुर्थ सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्ययन कर रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने किया, कहाँ किया, उसका क्या उद्देश्य इत्यादि बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और इसका जो डेट है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसने किया? इसकी स्थापना एक अंग्रेज अवकाश प्राप्त अधिकारी A.O. ह्यूम ने किया। कहाँ किया? बम्बई, जिसका नाम बम्बई आदि समय समय पर परिवर्तन होता रहता था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे अपने स्वार्थ के लिए इस संस्था की स्थापना किए थे, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि 1857 के पहले जो विद्रोह हुआ था वो पुनः विद्रोह ना हो, लोगों के अंदर वो भावना जो एक राष्ट्रवाद के रूप में सामने आई थी वो ना हो। एक राजनीतिक इन्होंने संगठन बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की समस्याओं एवं असुविधाओं को इनके माध्यम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से उन तक पहुंचाना, अंग्रेज अधिकारी तक पहुंचाना, जो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था, जिसको उन्होंने नाम दिया सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच। इस संस्था का नाम दिया गया सेफ्टी वाल्व या सुरक्षा कवच भी कहा गया। आइए आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे उसकी चर्चा करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। उसमें दो विचारधारा थी, जिसमें प्रथम नरम दल, दूसरा गरम दल है। इनके प्रमुख सदस्य के बारे में अध्ययन करेंगे और उन नरम दल के सदस्य की क्या मांगे थी उनकी हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं इनकी विचारधारा में। कांग्रेस संगठन में दो विचारधारा पनप रही थी, जिसमें सर्वप्रथम नरम दल। नरम दल का मतलब नाम से स्पष्ट है, नरम दल या उदारवादी दल या उदारपंथी दल। नाम से स्पष्ट है कि नरम दल का मतलब अपने बात को कायदे से, एक नियम के अनुसार और कायदे के अनुसार पूरा करवाना। गरम दल अपनी बात को किसी भी परिस्थिति में पूरा करवाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना हो। सर्वप्रथम कांग्रेस में नरम दल का प्रभाव था। शुरू के 20 वर्षों में 1885 से लेकर 1905 तक मुख्य रूप से इनका प्रभाव अधिक था। आइए चर्चा करते नरम दल या उदारवादी दल क्या है। कांग्रेस के ऐसे नेता जो अपनी बातों को, मांगों को पूरा करवाने के लिए वैधानिक तरीके से, कायदे कानून से, एक व्यवस्था के अंतर्गत अहिंसा पूर्वक अपनी बातों को पूरा करवाने में विश्वास रखते हों, ऐसी विचारधारा को नरम दल या उदारवादी विचारधारा कहा गया। अब ये चर्चा करते हैं कि प्रमुख नेता, नरम दल के कौन कौन से प्रमुख नेता थे जो इसमें अपना योगदान दिए। नरम दल के प्रमुख नेता, पहला नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा नाम है फिरोज शाह मेहता, अगला नाम है गोपाल कृष्ण गोखले आदि। आप लोग इनका नाम अवश्य सुने होंगे, फिर से सुन लें कि नरम दल के जो प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे। अपनी बातों को पूरा करवाने के लिए एक सिस्टम से काम करना चाहते थे जो नियम कानून के अंतर्गत हो। और इनकी प्रमुख मांगे क्या थी? जो शुरुआती नरम दल के नेता थे उनकी प्रमुख मांगे क्या थी अंग्रेजी सरकार से, उस पर चर्चा करते बिंदुवार। पहला था अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता। ये चाहते थे कि अभिव्यक्ति और भाषण, प्रत्येक भारतीयों को अपने विचार प्रकट करने के, अपने भाषण देने के लिए राष्ट्रहित में, देश हित में उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिले, तब जाके लोगों में जन जागरण आएगा। जब व्यक्ति को अपने अधिकार की जानकारी होगी और वो अपने अधिकार पाने के साथ साथ लोगों को जन जागरण करेगा। समाज में बहुत से ऐसे लोग थे, ऐसे वर्ग थे जो शायद अपने अधिकार को नहीं जान रहे थे, तो उनको जन जागरण करते हुए जागरूक करना था। तभी संभव हो पाता कि जब बुद्धिजीवी वर्ग जो थे उनको अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता हो, क्योंकि उससे वो एक साथ अनेक संख्या या बड़ी संख्या में लोगों को अपनी बात पहुंचा सकते थे। दूसरा है कल्याणकारी कार्यक्रम का प्रसार होना, अर्थात भारत में जो भी कल्याणकारी
कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज हित का काम हो, जन जागरण के लिए हो या समाज कल्याण की बात हो, तो उन कार्यक्रम का प्रसार होना यानी जन जन तक पहुंचना, ऐसा कार्यक्रम बने जो समाजवाद के हित में हो, वो जन जन तक पहुंचे। ये भी नरम पंथियों का या नरम दल के नेता का प्रमुख मांग थी। तीसरा है शिक्षा का प्रसार करना। वो चाहते थे, इस दल के नेता चाहते थे कि भारत में उस समय शिक्षित के का दर बहुत कम था, कि भारत में शिक्षा का प्रसार हो, जिससे अधिक से अधिक लोग शिक्षित हो, जानकारी लें और अपने हक के प्रति जागरूक हों। जब शिक्षित होंगे तो उनको अपने हक के, अपने मांगों का, अपने अधिकार का ज्ञान होगा, तो स्वतः ही अपने अधिकार के लिए वो संघर्षरत रहेंगे। भूमि लगान में कमी। उस समय भूमि लगान में अत्यधिक वृद्धि थी, बहुत अधिक भूमि लगान होता था। तो ये भी मांग की गई कि भूमि लगान में कमी किया जाए, क्योंकि जो किसान था वो अनाज तो उत्पन्न करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी मात्रा में अनाज का लगान के रूप में चला जाता था, या धन के रूप में या अनाज के रूप में। अन्न उत्पन्न करने वाला ही किसान एक दाने दाने के लिए कह सकते तरस रहा था, या उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, क्योंकि व्यक्ति चाहे धनवान हो या गरीब हो, उसको भोजन चाहिए और भोजन में अनाज का प्रयोग करेगा। जब अनाज का प्रयोग करेगा तो अनाज खेत से उत्पन्न होगा। यदि उत्पन्न करने वाले को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उसका उत्साह नहीं बढ़ेगा, तो धीरे धीरे उत्पादन में कमी आएगी। जब कमी आएगी तो महंगाई बढ़ेगी, और किसान जो उत्पन्न करने वाला, खेती करने वाला था, उसको प्रोत्साहन न मिलने के कारण देश की भी स्थिति खराब होगी। इसलिए लगान में कमी के लिए कहा गया, जिससे अनाज उत्पन्न करने वाला किसान भी अच्छी स्थिति में आए। अगला है सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना। उस समय जो सरकारी उच्च पद थे, अधिकारियों के पद थे, उसमें केवल अंग्रेज ही नियुक्त होते थे, भारतीयों का कोई अवसर नहीं था, उसमें कोई किसी प्रकार का प्रवेश का ही चांस नहीं था। तो ये मांग की गई कि ऐसे भारतीय जो योग्य हैं, जो ऊंचे पद के अधिकारी हैं और विशेष प्रतिभावान हैं, उनको भी विभिन्न परीक्षा करा करके सरकारी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाए। क्योंकि भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे, तो जो भारत में ऐसे भारतीय थे जो वास्तव में प्रतिभा संपन्न थे, योग्य थे, उनको तो सरकारी उच्च पदों पर रखा जाए, जिससे भारतीयों का भी सम्मान रहे और भारतीयों को ये लगे कि हमारे देश का ही ऊंचे पदों पर कार्यरत है, जिससे कोई भी गलत काम नहीं होगा, शोषण नहीं होगा और भारतीय लोग भी संतुष्ट हो। जबकि ऐसा उस समय नहीं था, तो नरमपंथी दल के लोग अंग्रेजी साम्राज्य से ये मांग किए कि सरकारी उच्च पदों पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, ऐसा सिस्टम लागू किया जाए कि भारत के योग्य व्यक्ति सरकारी पद पर जाए। अगला है भारत में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन करना। उस समय जो प्रशासनिक पद था, सिविल सेवा की जो परीक्षा होती थी, वो भारत में ना होकर इंग्लैंड में होती थी। जब इंग्लैंड में परीक्षा होगी तो भारत के बहुत सारे ऐसे योग्य प्रतिभावान थे जो शायद भारत में रहते हुए इंग्लैंड जाने की आर्थिक स्थिति नहीं थी। तो क्या होता, तो उसका यही रिजल्ट आया कि ऐसे पदों पर भारत में जो सिविल सेवा के पद पर थे, ये अंग्रेजों की चाल थी। जब हम इंग्लैंड में करवाएंगे तो कम से कम लोग भारत से इंग्लैंड जाएंगे तो कम अवसर मिलेगा, और उन उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही रखा जाएगा। और जब परीक्षा भारत में होगी तो भारत में तमाम प्रतिभा संपन्न लोग थे, व्यक्ति थे, उनको भारत में अवसर मिलेगा। जब अवसर मिलेगा तो अंग्रेजों का वर्चस्व कम होगा। यही कूटनीतिक चाल करके उन्होंने भारत में जो सिविल परीक्षा नहीं हो रही थी, वो करवाने के लिए नरमपंथियों ने एक अपना प्रस्ताव रखा, विचार रखा, जिससे प्रशासनिक पद पर भी भारतीयों को जाने का एक अच्छा सुअवसर मिले। अगला है विधानसभा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि। उस समय जो ये राजनीतिक संस्था थी, विधानसभा में भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए उनको भी कहा गया, ये मांग रखी गई अंग्रेजों से, अंग्रेजी साम्राज्य से, कि जो भारतीय थे उनको भी विधानसभा में अधिक संख्या में जाने का अवसर मिले। जो संख्या कम थी उसमें थोड़ा वृद्धि किया जाए, जिससे राजनीतिक में भी जो योग्य राजनीतिज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, देश हित चाहने वाले हैं, वो इन क्षेत्र विधानसभा में जाएं और देश हित के बारे में सोचें। सरकारी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। उस समय बहुत से सरकारी आर्थिक नीति थी जिससे भारतीयों का नुकसान हो रहा था, भारतीय व्यापार का नुकसान हो रहा था। भारत की आर्थिक नीति
पर आघात पहुंच रहा था। तो इसलिए ये भी प्रस्ताव रखा गया जो आर्थिक सरकारी नीति है जिससे भारतीयों को नुकसान हो रहा है, तो कुछ परिवर्तन किया जाए जिससे भारतीयों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले, आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिले। इस प्रकार से ये जो उदारवादी नेताओं का ये कुछ मांगे थी अंग्रेजों से, अंग्रेजी साम्राज्य से, जिसका मुख्य उद्देश्य था अपने भारतवासियों को आगे लाना, भारत को ऊंचा करना, राष्ट्रवाद के प्रति अपना लगाव था, प्रेम था। सरकारी प्रशासनिक खर्च में कमी। उस समय जो सरकारी प्रशासनिक खर्च थे वो बेतहाशा हुआ करते थे। वो जनता का पैसा था, जनता का पैसा अर्थात भारत का पैसा। जब भारत का पैसा जो अनावश्यक या फिजूल खर्ची में ज्यादा होता था, उस पर रोक के लिए भी इस नरम दल ने प्रस्ताव रखा कि जो प्रशासनिक खर्च होता है, सरकारी खर्च होता है, उसमें कटौती किया जाए। जो फिजूल खर्ची है या फिजूल खर्च है अनावश्यक कार्यों में, वो ना किया जाए। जो आवश्यक किया जाए, लेकिन अनावश्यक जहाँ मान लीजिए 100 लोगों से काम चल जाए वहाँ 1000 को ना बुलाया जाए, जहाँ 500 का खाने पीने की व्यवस्था हो तो वहाँ 1000 ना बुलाए, इत्यादि प्रकार से खर्च में कमी किया जाए, जिससे भारतीयों का जो पैसा नष्ट हो रहा है, फिर खर्ची नष्ट हो रहा है, वो विकास कार्य में लगाया जाए। अगला है भारतीय धन को इंग्लैंड भेजने पर प्रतिबंध लगाना। बहुत प्रकार से ऐसी व्यवस्था थी कि भारत का जो धन था वो विभिन्न प्रकार से वो इंग्लैंड जा रहा था। जब भारत का किसी भी देश का धन जब उस देश से दूसरे देश में जाएगा तो धीरे धीरे वो देश धन के मामले में, आर्थिक मामले में कमजोर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए भारत में जो कच्चा माल था उसको भेजा जाता था इंग्लैंड जाता था, वहां से तैयार माल बन के आता था और फिर भारत में बिकता था। इस प्रकार भारत में उत्पन्न जो कच्चा माल था, जो उस पर अधिकार भारतीयों का था, अगर तैयार भारत देश में होता तो उससे विभिन्न लोगों को रोजगार मिलता और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इंग्लैंड में गया। जब इंग्लैंड में गया तो सीमा कर भी लगा और उससे जो लाभ मिला वो इंग्लैंड वासियों को मिला, अंग्रेजों को मिला, जो विभिन्न प्रकार के रोजगार के रूप में था। फिर जब भारत बन के आता था तो फिर सीमा शुल्क टैक्स लगता था और भारत में बिकता था। इस प्रकार भारत में उत्पन्न कच्चा माल यदि भारत में ही बनता, भारत में ही बिकता, तो जो उससे लाभ होता वो भारतीय को होता और भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होती। और इन सारी मांगों को नरम दल ने ये सोच के रखा था, ये सोच के तैयार किया था कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कांग्रेस में बुद्धिजीवियों का एक समूह था, बुद्धिजीवियों का एक दल था जो हमेशा से दूरदर्शी था, भारत हित के बारे में सोचता था और भारत के विकास के बारे में सोचता था। इस प्रकार आज हम लोग पढ़ें कि नरम दल, कांग्रेस में दो प्रकार की विचारधारा थी, नरम दल और गरम दल। जिसमें नरम दल के बारे में चर्चा की है। नरम दल के नेता कौन कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इनकी जो मांगे थी, ये प्रमुख मांगे बारे हम लोग चर्चा किए। अब आगे क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे जो इनके दूसरे विचारधारा के लोग थे, जो गरम दल के नेता थे, उनकी क्या विचारधारा थी, उनके क्या सिद्धांत थे, उस पर अध्ययन करेंगे। नमस्कार।